17 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, यह वह दिन था जब यूरोपीय समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के अधीन राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई? तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, वे हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रे से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तक पहुंचकर एक नया समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था, विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन और मलक्का आदि के साथ व्यापार केवल एक स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे, और मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने और यहाँ की अद्भुतता के बारे में सुनते थे, तो वे भारत पहुंचने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते थे। इसीलिए व्यापार की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। जैसे कई लोग मानते थे कि अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर ले जाया गया तो वह समुद्र के अंतिम छोर से गिर जाएगी, इसलिए समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1460 के दशक में पुर्तगाल के शहर साइंस में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1460 के दशक के आसपास पुर्तगाल के साइंस नामक शहर में हुआ था। उसके पिता एस्टेवा दा गामा नौसेना में अधिकारी थे। वास्को डी गामा का बचपन अपने पिता के साथ जहाज में बीता था। वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही वह अपने पिता के साथ यात्रा पर जाता था और अपने पिता का अनुसरण करते हुए लंबे समुद्री यात्रा करना सीखा। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी इदी नेविगेटर, जिन्हें नौवहनकर्ता भी कहा जाता है, ने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से नाविक नए द्वीपों की खोज करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियास ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके यह पता लगा लिया कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्को डी गामा, जो समुद्री यात्राओं में गहरी दिलचस्पी रखता था, जानता था कि अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जाकर हिंद महासागर से जुड़ता है। तो उसने अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का सपना देखा। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाजों और 170 लोगों की टीम के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की। वह खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज पर सवार था और अपने छोटे भाई पाउलो को सेंट राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंपा। फिर कुछ दिनों बाद उनका जहाजी बेड़ा उस समय के मोरक्को के पास स्थित कैनरी द्वीप समूह से गुजरते हुए केप वर्दे द्वीप समूह पहुंचा और वहीं 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता दें, वे लोग अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लाते थे ताकि मार्ग को चिन्हित कर सकें और वापसी में रास्ता पहचान सकें। वास्को डी गामा ने गिनी की खाड़ी की तेज धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में लंबा चक्कर काटा और दक्षिण अफ्रीका के सेंट हेलेना खाड़ी तक पहुंचा। उस समय मौसम बहुत खराब था, समुद्री लहरें तेज थीं, इसलिए 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन फिर मौसम बेहतर होने पर उन्होंने यात्रा दोबारा शुरू की। 22 नवंबर 1997 को
अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप ऑन ऑफ गुड होप के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर केप ऑन ऑफ गुड होप का अच्छे से दौरा किया। यहां पहुंचकर वास्को डी गामा को लगा कि भारत तक पहुंचने का सपना अब सच हो सकता है। केप ऑफ गुड होप के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की। 25 दिसंबर 1997 क्रिसमस के दिन वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर नाटल नाम की जगह पहुंचे और वहीं उन्होंने क्रिसमस मनाया। यहां उन्होंने अपने जहाज की मरम्मत भी करवाई। फिर 2 मार्च 1998 को वास्को डी गामा मोजाम्बिक के एक बंदरगाह पर पहुंचा और वहां के निवासियों से मिला। वहां के निवासियों को लगा कि ये भी मुसलमान है, इसलिए उन्होंने वास्को डी गामा की सहायता की। डी गामा के मुताबिक वहां पड़ाव डालना उपयोगी सिद्ध हुआ। उसने देखा कि बंदरगाह पर सोने चांदी तथा मसालों से भरे 45 जहाज खड़े हैं। उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से भी हुई जो कभी-कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे उसे विश्वास हो गया कि वह सही दिशा में है। फिर 7 अप्रैल 1498 को उसका बेड़ा मोम्बासा पहुंचा और वहां भी कुछ दिन रुकने के बाद वास्को डी गामा की मुलाकात कांजी मालुम नामक गुजराती नाविक से हुई। कांजी भारत के कालीकट बंदरगाह तक जाने का मार्ग जानता था। उसकी उपयोगिता को देखते हुए वास्को डी गामा ने उसे अपने दल में मार्गदर्शक बना लिया। फिर 20 दिन तक हिंद महासागर में लगातार यात्रा करने के बाद डी गामा को भारत के तट और पहाड़ दिखाई देने लगे और अंततः 17 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों ने वास्को डी गामा का अच्छे से स्वागत किया। वह यहां लगभग 3 महीने रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। दोस्तों, वास्को डी गामा के भारत आने और कालीकट में उतरने के बाद कई घटनाएं ऐसी हुईं जिन पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन हम उन घटनाओं और भारतीयों के साथ किए गए अत्याचार पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी यात्रा पर बात कर रहे हैं। वास्को डी गामा यहां 3 महीने रहने के बाद लगभग 2 साल की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुर्तगाल वापस लौटा। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस लंबी साहसिक यात्रा में उसके कुल 700 साथी थे, जिनमें से 116 की मृत्यु यात्रा के दौरान हो गई थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे दूसरी बार 1502 में फिर से भारत भेजा। इतिहासकारों का मानना है कि जब वह विभिन्न प्रकार के भारतीय मसाले और रेशम के साथ अपने देश लौटा, तो उसने केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा कमाई कर ली थी। दोस्तों, फिर 1524 में वास्को डी गामा की मौत भारत में ही हो गई, जब वह अपनी तीसरी यात्रा पर यहां आया हुआ था। कई इतिहासकारों के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। जब वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोज लिया, तब उसका नाम पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। उसकी साहसिक यात्रा की चर्चा पूरे यूरोप में होने लगी। धीरे धीरे अन्य देशों जैसे डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने भी उसी रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए, जिसके बाद भारत पर विदेशी कंपनियों का कब्जा बढ़ता चला गया और आगे के दशकों में भारत में जो कुछ हुआ वह हम सभी जानते हैं कि कैसे भारत यूरोपीय देशों की कॉलोनी बनता गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।